रुद्र प्रताप जी, ये गले बात नहीं उतरती है कि भाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके से अब जो ओबीसी वर्ग या जो दलित वर्ग के छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी एक्ट के समर्थन में। ऐसा तो नहीं है कि भाई हर एक छात्र अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में लग जाएगा, इस तरह के प्रदर्शनों में लग जाएगा। कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से पूरी चीज़ें चल रही हैं, और अगर ऐसा है, एक राजनीतिक दखल इसमें है, तो इस आग को, जो कह रहे थे शिवाजी सरकार, इस आग को आखिर हवा कौन दे रहा है, यह भी समझना पड़ेगा। देखिए, मेरी अगर आप बात करेंगे तो मैं इसी बात को कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से सुनियोजित है जी। ऐसा नहीं है कि जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि सोता हुआ आदमी जो होता है वो जगता है, जगता हुआ आदमी थोड़ी जगता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग उस वहाँ पर हैं, उस पोजीशन पर बैठे हैं, या जो लोग इस नियम को बनाते हैं या जो उसको मैनिपुलेट करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जब एक आम आदमी, हर व्यक्ति को ये पता चल रहा है कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तो उनको भी ये पता था। तो उन्होंने जानबूझ करके इस चीज़ को किया है। एक राजनीतिक प्रयोग है, और राजनीतिक प्रयोग में आपने देखा होगा कि इसके पहले पक्ष में, विपक्ष में इतनी आवाज़ें उठी, फिर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में मामला रुक जाता है। अब विपक्ष को में अगर इसके मुद्दे नहीं बनेंगे तो इसका जो राजनीतिकरण किया गया वो कैसे सफल होगा। आपने देश की, आप इतिहास को देखिए कि हमने देश के शिक्षण संस्थाओं को कैसे बर्बाद किया। पहले हमने छात्र संघ उसमें घुसाए, हर राजनीतिक दलों की अपनी एक छात्र विंग है और जो कैंपस के अंदर की राजनीति करती है, और उसके बाद हमने पॉलिटिकल लोगों को संस्था के उच्च पदों पर रखा। अब वहां से उस तरह की राजनीति हो रही। आप किसी भी राजनीतिक जो दल के छात्र विंग हैं, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उनका कभी प्रदर्शन आपने देखा है? या किसी जातिगत आधार पर जो संगठन है, जो छात्र संघ में काम करते हैं, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किसी ने कभी प्रयास किया है? या इस देश में इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, कोई ये कहे कि नहीं ये चीज़ें ऐसी लागू होनी चाहिए, इस तरह की सुविधाएं होनी, या ये अपने कैंपस को ही बेहतर बनाने के लिए कोई छात्र संघ काम कर रहा हो? जैसे सब लोग यहाँ पे बहुत वरिष्ठ लोग हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटियों का पहले का कल्चर और आज के कल्चर उठा करके देख लीजिए। पहले अगर हम आज़ादी के बाद की बात देखेंगे तो अगर हम 60-70 के दशक में चले जाएंगे तो वहाँ यूनिवर्सिटी का माहौल इससे बेहतर हुआ करता था, क्योंकि वहाँ इस तरह की कोई बात ही नहीं होती थी। वहाँ आपसी भाईचारे या किसी भी तरह के, क्योंकि धार्मिक न आधार पर होता था न जातिगत आधार पर होता। हम लोग मान लीजिए उसके अगली जनरेशन के लोग हैं, हम लोगों ने भी यूनिवर्सिटी कैंपस में कभी इस तरह की बातें नहीं देखी। बातें कैसे घुसती हैं? जब उसको घुसाया जाता है। छात्र संघ के कुछ लोग होते हैं अलग अलग। आज एक बात बताइए, जब आप एक पार्टी के तौर पर एक राजनीति कर रहे हैं, उसी कैंपस में एक अलग अलग विंग आपने बना रखी है, तो विचारधारा छात्र की थोड़ी है, वो राजनीतिक दल की विचारधारा है। तो जो उस राजनीतिक दल की विचारधारा होगी उसी को लेकर आप चल रहे हैं। जबकि पहले छात्र संघ की राजनीति उस कैंपस की राजनीति होती थी। भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कितना पुराना कल्चर था छात्र राजनीति का, लेकिन वो कैंपस की बात करते थे कि उस कैंपस को कैसे बेहतर बनाया जाए। वो थोड़ी कह रहे हैं कि भाई आप जाकर के बनारस यूनिवर्सिटी का हम ऐसा करेंगे। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी उस पर काम करता है। लेकिन राजनीति ने क्या किया? राजनीति ने उसको अपनी तरीके से बात करी। अगर मान लीजिए कि जेएनयू में कोई बात होती है तो बीएचयू उस पर रिएक्ट कर रहा है, जाधवपुर कर रहा है, बेंगलोर की यूनिवर्सिटी रिएक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, एक सेंट्रलाइज किया जा रहा है। क्योंकि छात्र राजनीति को मोबिलाइज करना बहुत आसान है। अब आज इस बात को देखिए कि हम बजट सत्र में बजट पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यूजीसी पर डिस्कस कर रहे हैं। कारण क्या है कि ये मुद्दा है और इसको बना दिया जाएगा। और कौन ऐसे छात्र हैं कि जिसको बताइए यूजीसी को लेकर के प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है? ये कुछ प्रायोजित लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से प्रेरित हैं और वो मुद्दे बनाने की राजनीति कर रहे हैं। ये इन्हीं छात्रों को कहते रहे कि आप कभी भी कैंपस को बेहतर बनाने की दिशा में कभी प्रदर्शन करते दिखवा दीजिए, या कभी बीसी को लेकर के बातचीत करते दिखा दीजिए। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के बीसी के ऊपर आरोप लगे हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहां का कोई छात्र संघ उनके विरोध में खड़ा होकर के दिखाए। तो जब आप व्यक्तिगत अपनी यूनिवर्सिटी को न लेकर के किसी राजनीतिक विचार से प्रेरित हो जाएंगे तो यही होगा। और ये मैं कह रहा हूं कि इस देश में ये राजनीतिक प्रयोग किया गया, होता है प्रयोग, मैं उसको नहीं कर रहा, लेकिन छात्रों के साथ नहीं होना चाहिए था। ये राजनीतिक प्रयोग छात्रों के साथ जो किया गया है वो भविष्य के लिए बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि इस समय काफी लंबे समय से आपने देखा होगा कि इस चीज पे बहुत
चीजें आ रही हैं कि चलिए जातिगत भेदभाव या जातिगत समीकरण कम हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि लोग एक दूसरे शहर मतलब अपने क्षेत्र को छोड़ के जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही हैं, कल्चर एक दूसरे के साथ डेवलप हो रहा है, तो ये जाति का जो समीकरण है वो कम हो रहा है पहले से, उसको ये बल दे देगा। और मैं आपको जो बता रहा हूं कि जो ये राजनीतिक प्रयोग है और खतरनाक होगा, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ऐसा लगा कि चलिए ये चीज अब थम जाएगी और इस चीज पे जब चर्चा होगी, एक ठंडे बस्ते में चला गया, लंबे समय बाद जब चर्चा होगी तो देखा जाएगा, लेकिन उसको फिर से हवा दी गई है क्योंकि वो प्रयोग सफल होता नहीं दिख रहा था। तो ये चीज आप आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि और आक्रामक तरीके से देखेंगे, क्योंकि राजनीति इसमें चुप्पी साधे है। मैं कहता हूं कि हर समाज के लोग अपील करें अपने लोगों से कि भाई आप जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक चुप रहिए, किसी एक राजनीतिक दल के आप व्यक्ति से अपील करवाइए, वो बोलने को लिए तैयार नहीं है, भाई उसका भी तो समाज है। मैं कह रहा हूं सवर्ण समाज के लोग सवर्ण छात्रों से अपील करें, ओबीसी के लोग ओबीसी, एससी एसटी के लोग एससी से एसटी से करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें सबका फायदा है। बिल्कुल, हर राजनीतिक व्यक्ति इसमें अपना फायदा ढूंढ रहा है और उसी फायदे के साथ वो आगे बढ़ रहा है। बड़ा बुनियादी सा सवाल है अनिल जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं कि भाई हर कोई जो छात्र है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, भाई पॉलिटिकल जो एक इन्वॉल्वमेंट कहूं या भागीदारी कहूं छात्रों की, छात्र राजनीति के जरिए हमेशा रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन अब खास करके यूजीसी के इस मामले में छात्र भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई दलित, पिछड़ा बनकर सोच रहा है, वो छात्र बनकर नहीं सोच रहा है। अब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है, अब छात्रों की उस आधार पर पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उस आधार पर जो एक खेप बन रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और छात्र बनकर कैसे सोचें, यह भी जरूरी है ना यहां पर कि ये जो जातिवादी लड़ाई यूजीसी कानून पर बन गई है, इसको छात्र बनकर खत्म किया जा सकता है। राजनीतिक पार्टियों का टूल बनकर तो खत्म नहीं होगा कि कॉलेज अगर राजनीतिक प्रयोगशालाएं बन जाएं, यूनिवर्सिटीज अगर राजनीतिक प्रयोगशालाएं बन जाए, तब तो ये विवाद और बढ़ेगा, ये आग और बढ़ेगी। भविष्य जी, अभी रुद्र प्रताप जी जो कह रहे थे ना, इनकी बात में 100% सच्चाई है। जितने भी ये छात्र राजनीति करते हैं ना, छात्र नेता हैं, ये पढ़ाई के कारण या पढ़ाई की बेहतरी के कारण या यूनिवर्सिटी की बेहतरी के कारण राजनीति नहीं करते हैं। इनको अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना है, उसके बाद इसके लिए ट्रायल चलता है, उस ट्रायल का वो हिस्सेदार होते हैं और उसको वो काम कर रहे होते हैं। इसलिए छात्र राजनीति में जब चुनाव होते हैं तो वो उसमें भी बहुत पैसा लगता है। वही बात ये अलग है कि को लिख दो कि जो कमेटी थी उन्होंने एक बोला कि ज्यादा पैसे नहीं खर्च करेंगे, फिर भी उसके बावजूद वो छुप के बहुत पैसा खर्च होता है, एक बात। दूसरी बात, अभी शिवाजी सरकार कह रहे थे कि ये शायद 2024 के बाद जाति की राजनीति शुरू हो गई क्योंकि धर्म की राजनीति से उनको लगा कि अब फायदा नहीं हो रहा। मैं इनसे थोड़ा डिफर करता हूँ, ये 2024 से धर्म और जाति की राजनीति नहीं शुरू हुई। आपको याद दिलाना चाहता हूँ भविष्य जी, 1980 के दशक में एक राजनीतिक पार्टी बनी थी, उसने पहले बार बैटिंग में नारा लगाया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार जी। और उसने सो कॉल्ड, आप मुझे बताइए, जो उस समय सवर्ण थे जो तिलक तराजू और तलवार को डेवलप कर रहे थे, क्या उनके साथ भेदभाव नहीं किया था? किया था, लेकिन वो नारा इतना हिट हुआ और इतना चला कि वो राजनीतिक पार्टी है, बाद में सरकार में भी आ गई एक राज्य में। तो आप मुझे बताएं वहां भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ सवर्णों में? जो आज ये दावा करते हैं कि सवर्णों के साथ भेदभाव नहीं होता, तो ये नारा इससे भेदभाव है कि नहीं है? दूसरी बात, धर्म की बात कर रहे थे, 2012 में एक ड्राफ्ट आया था जो बाद में कानून बनता बनता रह गया, धर्म लक्षित हिंसा निरोधक विधेयक 2012। उसमें माना जा रहा था जहां जहां मेजोरिटी के लोग हैं वही अपराधी हैं और जहां वहां पे रहने वाला माइनॉरिटी हमेशा विक्टिम रहेगा। वहां अपराध कोई भी कर दे, वहां मेजोरिटी वालों को ये आपने उसको अपराधी साबित कर देना है। वो तो एक कड़े विरोध के कारण कानून बनते बनते रह गया। तो मौजूदा सरकार तो उस समय भी नहीं थी, ना तो धर्म की बात हो रही थी तब थी, ना 1980 के दशक में थी जब जाति की बात हुई। अभी जो रुद्र प्रताप जी कह रहे थे कि 1970 के आसपास रजिस्ट्री में माहौल अच्छा था, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। देखिए उस समय रिजर्वेशन जो था वो एक सीमित दायरे का SC ST तक था। आपने मंडल आयोग लाके 27 लाया, 50% तक ले गए। अभी कुछ राजनीतिक पार्टी उसको 80%, 85% पे ले जाना चाहते हैं। जब छात्रों को लगता है कि पढ़ने के बाद भी हमारा भविष्य कुछ भी नहीं है, तो फिर वो आंदोलित होंगे ना। आखिर वो उनकी कसूर क्या है? उनको भगवान जी ने पैदा किया, किस जाति में पैदा किया? इंसान अपनी मर्जी से कोई जाति चुनता नहीं है
और आज के दौर में अगर कोई कहता है कि मेरे जाति के कारण मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा फ्रेब कोई नहीं है। आप बता सकते हैं यादव ओबीसी में है, उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों को कोई कुछ कह भी सकता है? भेदभाव तो बहुत दूर की बात है, और वो भी कहते हैं हम पिछड़े हुए। किस तरह से पिछड़े हैं भगवान ही जाने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई देते हैं, उनकी बात मानता कोई नहीं है। नहीं तो आपको एक पीढ़ी के लिए कहा गया था कि आप एक पीढ़ी के साथ आइए और बराबर हो जाइए, बात खत्म। वो कौन सा इलाज है, ये कौन सी दवाई है जो 75 साल से दी जा रही है, फिर भी इस बीमारी का इलाज नहीं? या तो आपका इसका मतलब बीमारी लाइलाज है और इसका मतलब दवाई बदलिए, कुछ तो करिए ना। तो आप कुछ भी करने को तैयार नहीं। अब मुझे एक उदाहरण देता हूं मैं कि एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक के 90% नंबर आते हैं, उसी क्लास में पढ़ने वाले के दूसरे के बच्चे के 45% नंबर आते हैं। वो एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, एक ही तरह का फॉर्म भरते हैं, एक को एडमिशन मिल जाता है जो 45 वाला होता है और 90 वालों को नहीं मिलता। फर्क दोनों में एक ही जाति सवर्ण है। आप मुझे बताइए क्या कसूर है उस बच्चे का, और उस बच्चे का साथ भेदभाव हुआ या नहीं हुआ? और उसके किस पूर्वज ने ऐसा बुरा काम कर दिया था उसको तो कोई याद भी नहीं होगा। पापा का, फादर का, दादा का, परदादा का और परदादा का, यहां तक तो हमने भी देखा है नहीं हुआ कुछ। उससे पहले कब हुआ? हजारों साल, 2000 साल, 5000 साल पहले, भगवान जाने। और उसकी सजा कब तक भुगतेंगे सवर्ण? आपको इस देश को सोचना पड़ेगा, इसमें सरकारों को नहीं है, इसको समाज को सोचना पड़ेगा। और एक बात, ये जाति विहीन समाज की अगर बात करते हैं भविष्य जी, तो हमें जाति विहीन समाज तभी हो सकता है जब सरकार धर्म और जाति पूछना बंद करे। और सरकार धर्म और जाति के हिसाब से नियम और कायदे कानून बनाए तो कैसे जाति विहीन समाज होगा? और बार बार कहते हैं सवर्णों ने जाति सौंपी। साहब, सवर्णों ने जाति नहीं सौंपी। सवर्ण चाह के भी आज दलित का सर्टिफिकेट बनवाना चाहे नहीं बनवा सकता, दलित बनना चाहे नहीं बन सकता। और दलित जब जाए करे तो सर्टिफिकेट बनवाने की, जाति का सर्टिफिकेट बनवाने की अधिकार जो है वो SC ST को है, OBC को है, सो कॉल्ड सवर्ण को नहीं है। और SC ST OBC जब चाहे अपनी जाति छोड़ दे, उसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सवर्ण चाहे भी तो भी दलित जाति में नहीं जा सकता। फिर आप बताइए पीड़ित कौन हुआ? तो आप तथाकथित जाति में होने का, पीड़ित होने का नाटक करके लाभ भी लेना चाहते हैं और लगातार पीड़ित भी रहना चाहते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलेंगी। देश को इस बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा और तभी जाति विहीन समाज का निर्माण होगा। सरकार को चाहिए कि अपने सरकारी कॉलम से जाति और धर्म के कॉलम ही हटा दे और इसके आधार पर कोई फैसला न करे। देश में 2 ही जातियां होती हैं, एक गरीब एक अमीर। अगर गरीब है तो आप उसके लिए योजना बनाइए, उनको आगे लेके आइए, और अमीर है तो उससे आप टैक्स वसूल करिए और समाज में समरसता लाइए। मैं ये मानता हूं जब हम इस मुद्दे पे इस लॉजिकल एंड तक पहुंचेंगे तभी हम जाति विहीन समाज का निर्माण कर पाएंगे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आम प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।